शादी वाले दिन मेरी पत्नी घर से भाग गई। रिश्तेदार मजाक न उड़ाए, इसीलिए मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी सहेली की बेटी से करा दी। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अभी बहुत ही छोटी बच्ची थी। मैं घर में सबसे छोटा था। मुझसे बड़े दो भाई, दो बहनें, वह सब शादीशुदा थे। मैं सबका लाडला था। ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि मेरे मुंह से बात निकलती ही नहीं, उससे पहले ही पूरी हो जाती थी। हमारा घर एक खुशहाल घर था। एक दूसरे का ख्याल रखना, सम्मान देना, एक दूसरे के काम आना हमारे घर की परंपरा थी। मेरी माँ जरा पुराने ख्याल की मालिक थी। अपने खानदान और आस पड़ोस की बातों को ज़्यादा अहमियत दिया करती थी। मेरी माँ का शुमार ज़्यादातर उन लोगों में होता था जो हमेशा हर काम में इस बात को रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उनके इस जुमले से हम बहुत परेशान हो गए थे। मेरी माँ को हमारी परवाह नहीं होती थी, बल्कि लोगों की ज़्यादा होती थी कि ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बस हर जगह मेरी माँ को अपनी इज्जत और लोग क्या कहेंगे, बस ये दिखाई देता था। कभी कभी तो पापा भी चिढ़ जाते थे। पापा कहते कि अरे वही कहने दो लोगों को जो कहते हैं, किस बात की इतनी चिंता करती हो। लोग भले ही कुछ सोचते भी ना हो, मगर मेरी माँ का एक प्रकार का वही रटा रटाया सेंटेंस जो सबको चिढ़ाने के लिए काफ़ी होता था। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि खुशियों का पता ही नहीं चलता कि खुशियाँ क्या होती हैं। सही कहा है किसी ने, जिंदगी बड़ा इम्तिहान उसी का लेती है जो सबसे लाडला होता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, बानी भी उसी कॉलोनी में रहती थी। वह जब भी कॉलेज जाती तो मैं रास्ते में आते जाते उसे देखा करता और मुश्किल से ही अपने दिल को संभाल पाता था। मगर हमें कहाँ पता होता कि हमारी ज़िंदगी में कब कौन आ जाता है और हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही हाल मेरा हुआ था। बानी इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक नज़र देखे तो दोबारा हर किसी का देखने का मन करेगा। वह किसी परी से कम नहीं थी। मैं अपनी पढ़ाई से फ्री हो चुका था और नौकरी नहीं मिलने की वजह से ज़्यादातर मोहल्ले में इधर उधर चला जाता था। एक दिन बानी कॉलेज के लिए निकली तो मैंने रास्ते में ही उसे रोक लिया। सोचा इससे बात करके देखता हूँ क्या कहती है। लेकिन मेरी इस हरकत से वह बहुत घबरा गई थी। मगर मैंने सिर्फ उसके भाई का नाम लेकर उसके बारे में पूछा कि आकाश आजकल दिखाई नहीं देता, कहाँ है। उसकी घबराहट देखकर मेरी और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरी वजह से वह कितनी परेशान हो गई थी। हालांकि उस दिन मेरा पक्का इरादा था कि अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। इधर मेरी माँ मुझे नौकरी तलाश करने पर जोर डाल रही थी। उनकी एक ही रट थी कि जल्दी नौकरी तलाश करो ताकि तुम्हारी भी शादी कर सकूं। और मैं अभी यह सब नहीं चाहता था। मेरे सभी दोस्त कहते थे कि शादी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। इंसान बस पत्नी और बच्चों में फंस कर रह जाता है, फिर उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। जिंदगी के मज़े तो बस शादी से पहले ही होते हैं, बाद में तो बस सजा होती है। मुझे भी अंदाजा था कि शादी के बाद इंसान कितना परेशान रहता है। मैंने खुद देखा था, क्योंकि मेरे दोनों भाई, बड़े भाई शादीशुदा थे, किस तरह से पत्नी और बच्चों के बीच फंसे रहते थे। खैर शादी तो करनी ही पड़ती है, जिंदगी अकेले नहीं कटती। मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा सपना था कि बानी की पढ़ाई पूरी हो जाए तो अपनी माँ को अपनी पसंद बताकर उसका हाथ मांग लूँगा। अभी माँ को कुछ बताने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं सोचता था कि तब तक बानी की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और मेरी भी नौकरी लग जाएगी। मैं रोज़ फाइल्स उठाता और अलग अलग कंपनियों में अपनी किस्मत आजमाने चला जाता। इन जगहों पर मेरे जैसे और भी न जाने कितने लड़के आने वाले फ्यूचर के सपने सजाए हुए बैठे थे। इतने सारे लोगों में से किसी एक की किस्मत जागती और वह भगवान का धन्यवाद करके खुशी खुशी चला जाता। बाकी सब मुंह लटकाए अपनी अपनी फाइल बैग में डालकर किसी और जगह किस्मत आजमाने निकल जाते। यह तो रोज का रूटीन बन चुका था। अपनी फाइल लिए कंपनी में जाना और फिर मुंह लटकाकर वापस आ जाना। यह सब मेरे साथ ही नहीं होता था, बल्कि सभी लड़कों के साथ ऐसे ही होता था। मैं अपनी बानी को आते जाते देखता तो ठंडी आहें भरता कि कब मेरी नौकरी लगेगी और कब मैं बानी से शादी करूंगा। बानी के घर के करीब मेरे मोहल्ले का एक लड़का रहता था। उसका नाम समीर था। उससे मेरी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, बस ऐसे ही हाय हेलो हो जाती थी। कभी कभी क्रिकेट टीम में होने की वजह से हमारी मुलाकात हो जाती थी। वह भी आजकल नौकरी की तलाश में था। उसकी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अक्सर मैंने नोट किया कि वह लड़का भी बानी को उसी नज़र से देखता था जिस नज़र से मैं देखता था।
मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहम भी हो या फिर वैसे भी सब लड़कों की ऐसी ही आदत होती है, लड़कियों को ताकते रहना, इसीलिए यह भी ऐसे देखता होगा। मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब बानी वहां से गुजरी तो वह लड़का उसे देख रहा था और बानी भी उसे कर देख रही थी। एक दो बार तो मैंने ऐसे ही नोटिस किया, फिर मैंने ध्यान से देखना शुरू किया तो पता चला कि सच में दोनों की आंखें चार होते ही हल्का सा मुस्कुरा देते थे। मेरे लिए यह बात बहुत ही तकलीफ देने वाली थी, लेकिन मैं बेबस था, कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि बानी से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं किस रिश्ते के आधार पर बानी को उस लड़के के करीब जाने से रोकता? मैं तो बस घर जाकर कमरे में पड़ा रहता और प्लानिंग करता रहता कि किसी तरह बानी को अपने दिल के हालात के बारे में बता दूं और उस लड़के से पीछा छुड़ा दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक तो नौकरी की समस्या और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत जो मुझसे दूर जाती दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। मेरे घर वाले भी मेरे से पूछते कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, जो बात है वह बताओ। तो मैं नौकरी का नाम लेकर टाल देता कि नौकरी नहीं मिल रही इसलिए परेशान हूँ। आखिर एक दिन मेरी बड़ी भाभी मेरे कमरे में आई। उसने मुझे खूब दिलासा दी और मुझे दिल की बात कहने पर राजी कर दिया। और फिर मैंने भी उसके सामने बानी के बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं बानी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं मिल रही, नहीं तो मैं अब तक बानी को मेरे घर में ले आता। भाभी ने मेरी हिम्मत बंधाई, मुझे हौसला दिलाया कि परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तब हम सबसे पहले यही करेंगे, तुम्हारा रिश्ता लेकर बानी के घर जाएंगे। अब मैं दिलो जान से नौकरी की तलाश में निकलता और फिर भगवान की कृपा हुई कि एक जगह मुझे नौकरी मिल ही गई। नौकरी अच्छी थी, मुझे बहुत सुकून मिला, घर वाले भी बहुत खुश हुए। अपनी खुशी में मैं बानी को भी शामिल करना चाहता था। मैंने सोचा भाभी को कहूँगा कि मेरे साथ बानी के घर चलो, बानी और उसकी मम्मी को भी ये खुशखबरी दें और इशारों इशारों में उन्हें बताएं कि हम बानी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पहले तो भाभी ने मना कर दिया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर वह मान गई और फिर छत पर जाकर मैंने ठंडी सांस ली। इस दौरान मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर खड़े उस लड़के पर पड़ी जो मेरे ख्याल में बानी के साथ सेट था। मेरी सांस वहीं रुक गई। मेरी आंखों में नफरत और दिमाग में गुस्से की आंधियां चलने लगी क्योंकि वह इशारों में बानी से कुछ बातें कर रहा था। बानी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह कमरे में चली गई। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन बड़बड़ाता रहा कि मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद वह लड़का भी नीचे उतर गया। फिर मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा चला जाए मुझे कोई कदम उठाना ही होगा। मैं ये सोचते हुए जल्दी से नीचे आ गया। सबने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई और फिर भाभी से कहा कि मम्मी मम्मी से भी सारी बात करो, उन्हें इस रिश्ते के लिए तैयार करो। मैं जल्द से जल्द ये शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आज ही मम्मी जी को तुम्हारी पसंद के बारे में बताऊंगी। भाभी ने कहा उस लड़के को इग्नोर करो। मैंने उस लड़के को इग्नोर करने की कोशिश की, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रहा था कहीं वह लड़का मुझसे पहले ही मेरी बानी को ना ले उड़े। खैर मेरी चिंता देखकर भाभी ने मम्मी को सारी बातें बताई। पहले तो मम्मी नहीं मानी कि नहीं, अभी अभी तो नौकरी लगी है, वैसे भी मोहल्लेदार हैं, बातें ना बना लें, लोग क्या कहेंगे कि जरूर लड़का और लड़की पहले से ही सेट थे। लेकिन किसी तरह भाभी ने मम्मी को तैयार कर ही लिया और फिर मम्मी और भाभी मेरा रिश्ता लेकर बानी के घर गई। मैं पीछे से भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान करे बानी की मम्मी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए। 2-3 घंटे बाद मम्मी और भाभी वापस आई। मैं तुरंत उनके पास गया कि मुझे देखकर बताएंगे कि कोई खुशखबरी है या नहीं, पर मुझे देखकर वह दोनों अंदर चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। मुझे लगा बात नहीं बनी। मैं ये सोचते हुए उनके पीछे अंदर चला गया और मम्मी और भाभी के चेहरे को गौर से देखने लगा। वह दोनों पहले नीचे मुंह करके बैठी रही और फिर मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। मैं हैरान और परेशान हो गया। उनको 2 मिनट तक उनके चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बताया कि वह इस रिश्ते के लिए राजी हैं। बानी की मम्मी को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं खुशी से सीख पड़ा था चीख पड़ा था। भाभी ने कहा हाँ भाई खुश हो जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया।
इतने में बाकी घरवाले भी आ गए। सबने मुझे बधाई दी। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और मैं खुश कैसे ना होता, मेरी पसंद मुझे मिलने वाली थी। पर दिल में एक ख्याल यह भी था कि बानी को तो कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं चुपके से भाभी से पूछा कि उसकी मम्मी ने अपनी बेटी से पूछा या नहीं, क्या वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। भाभी ने कहा, जाहिर सी बात है कि बानी की माँ ने बानी की मर्जी के बिना तो ये रिश्ता तय नहीं किया होगा। और फिर बानी ही चाय लेकर आई थी। और जब उसकी मम्मी ने इस रिश्ते की बधाई दी तो वह चुप रही थी, बस हल्के से मुस्कुरा दी। मतलब माँ बेटी के बीच जरूर बातचीत हो चुकी थी और आंटी ने उससे पूछकर ही हाँ की होगी। यह सब सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई किला जीत लिया हो, सामने वाले लड़के से बाजी मार ली। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब बातें करने लगे थे कि कब शादी का दिन रखें, शादी में ये करेंगे वो करेंगे, और साथ ही साथ मुझे छेड़ भी रहे थे। घर में एक हंगामा सा मच गया था। खैर मैं अगली सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते हुए बानी के दरवाजे पर नजर डाली कि शायद वह नजर आ जाए। मैं उसकी मर्जी जानना चाहता था। मैं अपने कानों से उससे हाँ सुनना चाहता था, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आई। दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन सब ने कहा कि बानी की माँ से शादी की तारीख मांग ली जाए। मामला यूं लटकाए रखना ठीक नहीं। सब ने फैसला किया कि आज शाम मम्मी और दोनों भाभियां बानी के घर जाकर शादी की तारीख तय करके आएंगी। भाभी ने उनकी मम्मी को फोन करके बता दिया था कि आज शाम हम आपके घर आ रहे हैं शादी की बात करने के लिए। उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं था। सभी बहुत खुश थे। शाम को मम्मी और दोनों भाभियां बानी के घर शादी की बात करने चली गई। हम सबको इंतजार था कि कब वह वापस आए और पता चले कि शादी की डेट कब की तय की गई है। फिर हम भी वैसे ही तैयारी शुरू करें। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। 3 घंटे बाद मम्मी और भाभियां घर वापस आई। हम सब उनके आसपास जमा हो गए। पता चला कि 2 महीने बाद की तारीख तय हो गई है। सब ने एक दूसरे को बधाई दी। मैं उस दिन बहुत खुश था। बाकी घरवाले भी खुश थे। शॉपिंग की तैयारियां शुरू हो गई थी। अब मैं भी अंदर से सुकून महसूस कर रहा था। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी जॉब पर दिया। मैं चाहता था कि शादी तक अपने बॉस का दिल जीत सकूं। उस दिन के बाद से मुझे बानी कभी नजर नहीं आई थी। बहुत कोशिश की मगर उसे देखने में नाकाम रहा। लेकिन फिर भी सुकून था कि अब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है। घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए थे। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। घर में हलचल सी मची हुई थी। समय का गुजरने का पता ही नहीं चल रहा था। भाभियां और बहनें दोपहर तक शॉपिंग करती और रात को ढोलक लेकर बैठ जाती। मुझे भी बीच में बिठाकर खूब गाने बजाए जाते। सब खुशियों से मगन थे। मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों में मेहंदी लगाई गई। गाने और मेहंदी खूब रौनक लाई। सुबह मुझे दूल्हा बनना था। सारी तैयारियां पूरी थी। आधी रात के बाद पता नहीं कौन सा समय था जब मम्मी की डांट खाने के बाद सब लेटे हुए थे ताकि सुबह के फंक्शन की तैयारी के लिए फिर से ताज़ा दम हो सके। सब लोग सुबह जल्दी ही उठ गए और बारात की तैयारी करने लगे। मैं तो ऐसे ही टहलता हुआ बाहर निकला आया और बानी के घर की तरफ झाँका, लेकिन पता नहीं वहाँ तो बहुत ही खामोशी थी। 3-4 दिन पहले तो वहाँ भी बहुत रौनक थी, लेकिन आज इतनी खामोशी क्यों थी। मैंने भाभी से कहा कि जाकर पता करें। सब तैयारी हैं, पर भाभी ने मना कर दिया कि कुछ देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, ज़्यादा उतावले मत बनो। लेकिन मैंने भी जिद करके बानी के घर भेज दिया। मेरी जिद को देखते हुए भाभी चली गई। थोड़ी देर बाद भाभी वापस आई तो भाभी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी। जिस खुशी में वह गई थी वापस आए तो उनके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी। मम्मी उनका कंधा पकड़कर पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मैं भी भाभी के पास पहुंच गया था। मैंने कहा, भाभी सब ठीक तो है ना। भाभी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। मम्मी ने फिर से उनसे खामोशी का कारण पूछा तो वह धीरे से बोली, मम्मी जी, जब मैं लड़की वालों के घर गई तो बानी की मम्मी रो रही थी। घर में सब बहुत परेशान थे। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा तो पहले तो मुझे लगा कि बेटी की विदाई में सभी परेशान हैं। जब मैं दिलासा दी तो वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। मैं बहुत हैरान हुई कि आंटी आप ये क्या कर रही हैं, भगवान के लिए कुछ बताएं, आखिर बात क्या है। तब वह कांपती आवाज़ में बोली कि बानी इस शादी में शादी से खुश नहीं थी, कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, मगर उसके पापा ने समझाया था कि अभी नहीं तो जब भी करनी है करनी तो है।
और फिर रिश्ता अच्छा है तो देखे वाले लोग हैं, तो फिर शादी करने में क्या दिक्कत है। फिर वह खामोश हो गई थी। हम समझे कि वह शादी के लिए धीरे धीरे खुद को तैयार कर लेगी, लेकिन पता नहीं रात जाने वह कब घर से चली गई, हमारे मुंह पर कलंक लगाकर। आप लोग हमें माफ़ कर दें, यह कहकर वह बेहोश हो गई। उनकी बहन ने पानी के छींटे मारे तो वह होश में आई। उनकी हालत बहुत खराब है। भाभी के मुंह से इतना सुना कि मेरी मम्मी सोफे पर गिर पड़ी और मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। भाभी की बताई कहानी सुनकर और ऊपर से मम्मी की हालत देखकर मैं परेशान हो गया था। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों। मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। सबने मम्मी को उठाकर बेड पर बिठाया, पानी पिलाया। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियां नाच रही थी, वहां अब गम से सभी मंडराने लगे थे। मैं अपने कमरे में आकर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले ही मना कर देती, यूं सबके सामने रुसवा तो ना करती। अब क्या होगा। सारे मेहमान आ चुके थे। पंडित जी भी तैयार बैठे थे। बारात जाने के लिए तैयार बैठी थी। यार दोस्त हौसला दे रहे थे, लेकिन दिल को किसी भी तरह दिलासा नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद मम्मी कमरे में आई और उन्हें देखकर मैं खड़ा हो गया। मैंने मुश्किल से अपने आंसू रोके। मम्मी ने मुझे सीने से लगाया और फिर मेरे आंसू खुद ब खुद चले थे। मम्मी ने मुझे बेड पर अपने पास बिठाया और बोली कि बेटा, जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। वानी तुम्हारी किस्मत में ही नहीं थी। मम्मी ने मुझे बहुत हौसला दिया, लेकिन इस समस्या का जो समाधान बताया उसे सुनकर मेरा सर घूम गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मम्मी ने कहा, देखो बेटा, सब मेहमान आ चुके हैं। अगर अब शादी नहीं हुई तो तमाशा बन जाएगा। हमारी इज्जत सरेआम उछल जाएगी। और अपने घर की इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि तुम मेरी सहेली की बेटी रिया से शादी कर लो। सबका मुंह बंद करने का बस एक ही रास्ता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो लोगों के सामने अपनी माँ का तमाशा बनवा लो, या फिर मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो। लेकिन मम्मी, वह तो अभी बहुत छोटी है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैंने मम्मी से विनती भरे हुए शब्दों में कहा। किस बात का टाइम। तुम्हारी पसंद पर हम सब ने सर झुका दिया था। तुम्हारे कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर गए। तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज नहीं किया। अब अगर भगवान को मंजूर नहीं था तो भलाई इसी में है कि तुम भी खामोशी से भगवान की इस मर्जी पर अपना सर झुका दो और मेरी बात मान लो और उस लड़की से शादी कर लो। हमने भी तो तुम्हारी बात मानी थी ना। लेकिन उस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत का भी बिल्कुल ख्याल नहीं किया, तो अब उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। जो अपने सगे माँ बाप की नहीं हो सकी, वह किसी और की क्या होगी। बस अब मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। मैंने तुम्हारे भाइयों को बोल दिया है, वह होटल में इंतजाम करने चले गए हैं। अब अगर तुमने मना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मम्मी ये कहकर रोने लगी। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बातें मत करो। भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे। मुझे आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ प्यारी नहीं। आप पर मेरी हर खुशी कुर्बान है। मैंने तड़प कर अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने अपना सर अपनी माँ की गोद में रख दिया। मम्मी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और बोली, एक धोखेबाज लड़की के पीछे खुद को बर्बाद मत करो। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, किसी एक के पीछे जिंदगी रुक नहीं जाती। अगर उसने तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं की तो तुम भी सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरी भाभी और बहनों ने बात को संभाल ली थी। मुझे बुझे हुए चेहरे के साथ और भारी कदमों के साथ मैं गाड़ी तक पहुंचा। सजी हुई गाड़ी अब मुझे वीरान लग रही थी। खैर, मेरी शादी हो गई थी। कैसे हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस मेरी माँ को दिया हुआ वादा निभा रहा था। अपनी सोच में इतना गुम था कि पता ही नहीं चला कब दुल्हन लेकर मैं घर वापस आ गया। मुझे यह सब एक भयानक सपना लग रहा था। यह सब एक रस्म निभाई गई लोगों का मुंह बंद रखने के लिए, या फिर यूं कहें अपनी इज्जत बचाने के लिए। मजबूरी से ये शादी हुई। मैं सोफे पर किसी लाश की तरह गिर गया। सब मेरी हालत को अच्छी तरह से समझ रहे थे। जिस इंसान की होने वाली पत्नी घर से भाग जाए, उसकी जो बेइज्जती होती है वह शायद ही कोई समझ पाए। ऐसा लगता है कि हर देखने वाली नज़र उस आदमी पर हंस रही हो। मैं सर पकड़कर अपने ख्यालों में बैठा था। उसी पल मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैं पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरी माँ का हाथ था। माँ ने कहा कि बेटा कुछ खा लो। वहाँ भी कुछ नहीं खाया। मम्मी को मेरी हालत का अंदाजा था। उन्हें पता था कि मैं भूखा हूँ। माँ भी भगवान का दिया हुआ एक क्या तोहफा होती है।
कुछ कहे बिना सब कुछ समझ जाती है। मम्मी ने फिर कहा, उठो बेटा, खाना लगा दिया है। मैंने कहा, मम्मी मुझे भूख नहीं है, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती की तो उनके खातिर थोड़ा सा खा लिया। भाभी ने कहा, जाओ अब अपने कमरे में। मैंने दया भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा कि प्लीज़ अब तो मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती मत करो। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू चमकने लगे थे। भाभी ने मुझे समझाया कि बुरी बात है, अब वह तुम्हारी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी उठाना अब तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे लिए भले ही आज की रात सबसे बुरी रात हो, लेकिन उसके लिए तो ये सपनों भरी रात है। आज की रात के लिए उसने भी न जाने कितने सपने सजाए होंगे। मैं मरे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। वह कमरा जिसमें रहते हुए एक लंबा समय गुजर गया था। अपने कमरे से मुझे बहुत प्यार था। अपने कमरे के अलावा मुझे कहीं भी नींद नहीं आती थी। आज वही कमरा मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वह कमरा कोई अंधेरी गुफा हो। वह कमरा मुझे अजनबी लग रहा था। उस कमरे में जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करता, मजबूरन जाना पड़ा। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। मेरी नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। थके कदमों के साथ जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझसे नजरें नहीं उठाई जा रही थी। दिल पर एक बोझ था। सामने बेड पर जो दुल्हन बैठी हुई थी, उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। भला मैं उसे कैसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता। कल तक मेरे दिल में कोई और थी, किसी और को लेकर मैं सपने सजा रहा था। आज अचानक सब कुछ बदल चुका था। और फिर मेरे सामने बैठी लड़की मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटी थी। मैं उसे अपनी पत्नी का स्थान कैसे दे सकता था। मैंने जूते उतारे, जूते साइड में रखकर अपनी शेरवानी उतारने लगा और फिर ऐसे ही एक निगाह अपनी दुल्हन की तरफ गई। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह बेड पर मज़े से सो रही थी। सोते हुए बहुत ही मासूम सी बच्ची लग रही थी। मैं सोचने लगा, ये जुल्म नहीं तो फिर क्या है। मेरे घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या ये मेरी पत्नी बनकर रह सकती है? क्या मैं इसे पत्नी का स्थान दे सकूंगा? क्या यह पत्नी होने का मतलब भी समझती है? पत्नी होने का क्या हक होते हैं? क्या वह पूरा कर पाएगी? हे भगवान, मेरे घर वालों ने ये क्या कर दिया। मैं उस लड़की को देखते देखते सोच रहा था। मैं धीरे से अपने बेड पर आया और एक तरफ को लेट गया ताकि उसकी नींद खराब ना हो। पता ही नहीं चला कि कब नींद आई और कब सो गया। जब आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे अभी आंख लगी और अभी खुल गई, जैसे सूरज बहुत जल्दी निकल आया हो। करवट बदली तो चौंक कर एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी जबरदस्ती की पत्नी मेरे पास बैठी हुई मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। मुझे अचानक इस तरह से चौंकता देखकर वह खुलकर हंस पड़ी थी कि आप तो डर गए। मैंने कहा, नहीं नहीं, डरना किस बात का। मैंने गला साफ करते हुए आराम से कहा। फिर वह कहने लगी, आप रात को बहुत देर से कमरे में आए। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं उसकी इस हरकत से एकदम से चौंक गया। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मैं जिसे छोटा और मासूम समझ रहा था वह इतनी भी मासूम नहीं थी। मैंने कहा, हाँ थोड़ी देर हो गई थी। मैंने उससे हाथ छुड़ा लिया और फिर मैं बोला कि तुम सो रही थी। उसने कहा, हाँ मुझे जल्दी नींद आ जाती है, आप मुझे उठा देते। उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया। मैंने कहा, नहीं, मैं भी थका हुआ था। मैं जल्दी से उठा और फ्रेश होने चला गया। मेरा इस कमरे में रुकने के लिए एक मिनट का भी दिल नहीं कर रहा था। मैं जैसे ही तैयार होकर बाहर जाने लगा तो वह बोलने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, कहीं नहीं, अभी आता हूँ। ये कहकर मैं टीवी रूम के सोफे पर जाकर बैठ गया और छत को घूरते हुए सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मेरा ध्यान बानी की तरफ गया। क्या वानी उस सामने वाले लड़के को पसंद करती थी? क्या वो उस लड़के के साथ भाग गई? मैंने देखा घर में अभी सब सो रहे हैं और मम्मी अपनी चाय बनाकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं आराम से उठकर बाहर निकल आया। वानी के घर की तरफ देखने की इच्छा अब मच चुकी थी। हाँ, मैं उस लड़के का पता करना चाहता था। एक तरफ कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को प्यार से बुलाया और कहा कि सामने वाले घर में जाओ और समीर को बुला कर लाओ। वह बच्चा मेरी बात सुनकर जाने लगा, लेकिन मैंने कुछ सोचकर उस बच्चे को रोक दिया और खुद ही समीर के घर की तरफ बढ़ गया। और फिर मैंने उसके घर का दरवाजा बजाया। 3-4 बार ऐसा करने के बाद एक आदमी बाहर आया। ना वह उसके पापा थे और ना ही उसके भाई। एक ही मोहल्ले में रहते थे तो इतना तो पता ही होता है। मैंने कहा, मैं समीर के दफ्तर में काम करता हूँ, कुछ काम था, दफ्तर में मिला नहीं, कहाँ है? मैंने देखा वह आदमी जो कोई भी था, समीर का मामा चाचा जो भी था, उसके चेहरे पर घबराहट थी। वह कहने लगा, समीर दरअसल किसी काम से बाहर गया है। कोई जरूरी काम था क्या? मैंने कहा, हाँ मुझे जरूरी काम था। कब तक आएगा? मैं सर को बता दूंगा। वह आदमी कहने लगा कि अभी तो कुछ नहीं,
कुछ नहीं पता कि वह कब तक आएगा। फिर यह कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन मैं वहाँ से हटा नहीं, मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी, कोई कह रहा था कि अब उसके दफ्तर से भी पूछने के लिए लोग आने लगे। कल मोहल्ले वालों को पता चलेगा हमारे बेटे के कारनामे। हम किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कमबख्त पहले पता देता तो इज्जत से उसका रिश्ता मांग लेते। उस लड़के के घर वालों के मुँह पर भी कालिक लगा दी और हमें भी कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। मेरा शक अब यकीन में बदल गया था। यानी वह दोनों अब एक साथ घर से भाग चुके थे। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था और उनके मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। इस रुसवाई से यही अच्छा था कि मैं अपनी एक तरफा मोहब्बत का गला घोट देता तो दो घर टूटने से बच जाते। मेरा घर तो ना चाहते हुए बस गया था, मगर दिल तो टूट चुका था। मैं वापस घर आया और सोफे पर बैठकर सोचने लगा। इसका मतलब वह दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मेरे साथ रिश्ता होने पर दोनों ने घर से भाग जाना सही समझा। अगर बानी पहले ही अपनी पसंद अपनी माँ को बता देती तो ये सब ना होता। यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उनकी मोहब्बत सच्ची थी तो कसम से मैं उनके रास्ते से हट जाता। मगर सच्ची मोहब्बत अपनों को दुख नहीं देती। ये क्या किया तुम दोनों ने? मैं इसी बारे में सोचकर पछता रहा था। तभी मम्मी कमरे से बाहर आई और सीधा मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा, सर में दर्द है क्या? लाओ दवा देती हूँ। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं दवाई लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। आपकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। फिर मम्मी मेरे सर पर हाथ रखकर चली गई। मैं पछतावे की चक्की में पीस रहा था, मगर अब क्या हो सकता था। इस जिंदगी को अब खामोशी से ही गुजरना था, अपने लिए और अपनों के लिए। धीरे धीरे सब कुछ रूटीन पर आने लगा था। मैं फिर से ऑफिस जाने लगा था, लेकिन अब तक मैंने अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया था। हालांकि मुझे अंदाजा हो गया था कि वह बहुत ही अच्छी और समझदार है। उसकी कम उम्र जरूर है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। उसने बहुत ही समझदारी के साथ पूरा घर संभाल लिया था। उसके अच्छे व्यवहार से सभी घरवाले बहुत खुश थे। वह मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। मेरे साथ हंस हंस कर बातें करती। जब हंसती तो उसके गाल पर एक डिम्पल पड़ता जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता था। उसके मासूम से चेहरे पर यह डिम्पल बहुत ही प्यारा लगता था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखता रह जाता था। धीरे धीरे मेरे दिल से बानी का गम निकलता जा रहा था और मेरे दिल में रिया की मोहब्बत बढ़ने लगी थी। सच कहते हैं, तूफान जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से गुजर भी जाता है, लेकिन बहती हुई नदी धीरे धीरे बहती रहती है और हमेशा बहती बहती है। बानी के लिए मेरा प्यार एक तूफान था जो एकदम से खत्म हो गया था, लेकिन रिया के लिए मेरी मोहब्बत शांत बहती हुई नदी की तरह थी, जो मेरे दिल में धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रिया बहुत ही शरारती थी। जब भी मैं ऑफिस से थका हारा घर आता तो उसकी शरारतें मेरा मूड अच्छा कर देती। धीरे धीरे हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने रिया को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन उस रात जब मैं अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, रिया मेरे बराबर बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन मैं उसकी नज़रों की तफीस महसूस कर रहा था। वह बार बार मुझे ही देखे जा रही थी। मुझे उसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। तभी उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। रिया बोली, सुनिए, क्या आप वो हैं? मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझा था, या फिर समझकर भी ना समझ बन गया था। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। उसने फिर कहा, मुझे लगता है तुम वो हो। इस बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और इनसे इस तरह की बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहने लगी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आते, तो मैं समझी कि तुम नामर्द हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम नामर्द भी हुए तब भी मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। रिया की नामर्द वाली बात पर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने रिया से कहा कि मैं नामर्द नहीं हूँ। मेरी बात पर रिया की आंखों में फिर शरारत भर आई थी और फिर उस रात मैंने रिया पर साबित कर दिया कि मैं नामर्द नहीं हूँ। रिया को बाहों में भरते ही पानी का दूर दूर तक का ख्याल मेरे दिमाग में नहीं था। अब सिर्फ रिया ही मेरी ज़िंदगी थी, रिया ही मेरी मोहब्बत थी। मेरी और रिया की शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और मैं रिया के साथ बहुत बहुत खुश था। दिनों दिन हमारी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर हैरत होती कि फिर भला वो क्या था जो मैं बानी के लिए महसूस करता था, क्योंकि अब तो मेरे दिल में बानी का कहीं कोई नाम नहीं था। कुछ समय बाद पता चला कि समीर वापस लौट आया है, लेकिन बानी नहीं आई थी। मुझे पता था कि बानी और समीर साथ गए थे। समीर के माँ बाप को भी पता था कि बानी और समीर साथ गए थे, लेकिन जब समीर आ गया तो बानी क्यों नहीं आई?
बानी के माँ बाप को शायद पता नहीं था कि बानी किसके साथ गई है। वह लोग तो यही सब्र किए बैठे थे कि उनकी लड़की घर से भाग गई है और किसी के साथ जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही होगी। लेकिन समीर को देखकर मुझे बानी के लिए इंसानियत के नाते चिंता होने लगी थी। पता नहीं वो कहाँ कहाँ धक्के खा रही होगी, लेकिन जो कुछ उसके नसीब में हुआ है खुद उसने ही अपने हाथों लिखा है। शायद माँ बाप का दिल दुखाने वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है। वह कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकती। माँ बाप के फैसले कभी गलत नहीं होते। मैंने रिया पर प्यार भरी एक नज़र डाली। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी जिंदगी में तो अब किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन इंसानियत के नाते मैं सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बन सकता था। मैंने बानी के माँ बाप को सारी सच्चाई बता दी, समीर के बारे में। और फिर जब समीर के माँ बाप ने पुलिस के जरिए समीर से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया कि वह बानी को साथ लेकर गया था। वह बिना शादी के ही एक साथ रह रहे थे। समीर ने बताया कि 2 महीने तक साथ रहने के बाद मैंने बानी को छोड़ दिया। बानी डर की वजह से अपने माँ बाप के पास नहीं आना चाहती थी और वही छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही है। पुलिस के जरिए बानी के माँ बाप बानी को वापस ले आए और अब इस इंतजार में बैठे हैं कि बानी की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। कहानी के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि शादी एक पवित्र बंधन होता है। इसमें लड़के और लड़की दोनों की रजामंदी जरूरी होती है। अगर अपना होने वाला जीवन साथी आपको पसंद नहीं तो अपनी पसंद के बारे में अपने माँ बाप को बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप आपको समझें और सही फैसला लेने में आपकी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।